गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 4 दिनों से लगातार यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और आज ये मेरी चौथी वीडियो है और आप लोगों का बहुत अच्छा साथ रहा है अब तक। जहाँ तक हुआ आपने हमें सपोर्ट किया, कमेंट्स किया और जितना हो सका आपने शेयर भी किया है ना। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट रहा तो आने वाले दिनों में और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है और क्वेश्चन ये है कि गिवन sec theta equal to 13/12, कैलकुलेट all other trigonometric ratios। यानी आपको दे रखा है सवाल में ये कि सेक थीटा की वैल्यू जो है वो 13/12 दे रखा है और आपसे पूछा ये गया है कि अगर सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है तो कैलकुलेट कीजिए किसको कैलकुलेट कीजिए। तो जो ऑल अदर, इसके अलावा यानी कि सेक थीटा के अलावा जो भी दूसरे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, उसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उसकी वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सेक थीटा दे रखा है। इसी सेक थीटा का यूज़ करके हम जैसा कि आपको पता है कि सेक थीटा में हाइपोटेनस होता ही है और उसके अलावा बेस होता है नीचे, लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी है, तो परपेंडिकुलर की कमी है। तो बस एक परपेंडिकुलर निकाल दीजिए। जब परपेंडिकुलर निकल जाता है तो उसके बाद करेंगे ये कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, ये सारी की सारी वैल्यू को, यानी कि टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और उसमें से एक दे रखा है, बाकी जो 5 है वो अभी निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए इसको, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो ये जो 13 है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये जो 12 है ये क्या है हमारा, तो ये हमारा बेस है। ओके, अगर हमारे पास ऑलरेडी हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हम परपेंडिकुलर पहले निकाल लेते हैं। क्यों परपेंडिकुलर पहले निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें परपेंडिकुलर पता रहेगा तो उसके मुताबिक हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आसानी से। उसके अलावा टेन थीटा, कॉट थीटा, उस सब में किसकी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप इसमें परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्या होता है हमारे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, P इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी P इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो लिख देंगे P इक्वल टू रूट अंडर एच की वैल्यू कितना है, 13 है, तो लिख देंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे। बी की वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए P इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। कितना होता है, 169, तो लगा दीजिए 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, लगा दीजिए 144। अब इस दोनों को अगर हम लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 9 में से 4 लेस करेंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 4 लेस करेंगे 2 हो जाएगा। अब 1 में से 1 किया तो 0 होता ही, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 25 आ गया। अब इस 25 का मल्टीपल कितने का होता है, तो ये 5 का होता है, यानी 5 इंटू 5। जैसा कि पता है, पहले भी मैंने बता रखा है, जब रूट में क्या होता है, दो नंबर मल्टीपल में होता है तो एक बाहर आ जाता है, तो इसलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली 5। तो ये ओनली 5 जो है वो हमारा बाहर आ गया। तो ये जो P की वैल्यू है यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारा कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब निकाल लीजिए, बाकी चीज़ें तो आसान ही हो गया। आपको P भी पता है, H भी पता है और B भी पता है। अगर इतना पता है तो चलिए निकालिए, साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, इधर आइए, ध्यान से देखिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा रखा था पहले ही। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दे रखा है, 5, तो लिख दीजिए 5 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना, 13 है, लगा दीजिए 13। चलिए हमारा साइन थीटा निकल गया। इसके अलावा साइन थीटा के अलावा हमें और क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा निकाल लीजिए।
तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू आपको पता है कितना दे रखा है 12, तो लिख दीजिए 12 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखा है, तो आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 13। चलिए साइन थीटा भी हमने निकाल दिया, कॉस थीटा भी निकाल दिया हमने। उसके अलावा देखते हैं आगे कॉस थीटा के अलावा टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हमने पहले ही क्लास में टेन थीटा, नहीं सॉरी, फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में हमने आपको जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक का जो इसका फॉर्मूला था, मैंने 1 बाय 1 सारे फॉर्मूला को इस साइड में लिख दिया था। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मौजूद होगी, ठीक है। तो वहाँ से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और किसी तरह का भी कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर ये कैसे हुआ, क्योंकि होता ये क्या है कि हमारा काम बच्चों को समझाना होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी भी वक्त दिक्कत हो किसी तरह का, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टा आधार। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दे रखा है 5, और बेस की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 12, ठीक है। चलिए टेन थीटा हमारा मिल चुका है। टेन थीटा के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा। तो चलिए आइए कॉट थीटा पे। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बस इसी का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए तो बेस की वैल्यू कितना है देख सकते हैं आप 12 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 5 हो जाए, इसी का उल्टा हो गया। चलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक तो हमें ऑलरेडी सवाल में ही दे रखा है, तो सेक निकालने की जरूरत है नहीं, लास्ट कॉसेक निकाल दीजिए, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि इस साइन थीटा का ठीक उल्टा ही होता है कॉसेक थीटा। चलिए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, तो आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस की जगह पे 13 लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर की जगह पे आप 5 दे दीजिए, यही आपका आंसर हुआ, है ना। देख लीजिए अच्छे से। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कि वैसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 80 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे के सारे क्या 90 से छोटे ही हैं, तो ऑफकोर्स ये सारे के सारे अक्यूट एंगल पे। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है सवाल में ही कि एंगल ए भी क्या है, अक्यूट है, 90 से छोटा है, और एंगल बी जो है वो भी क्या हमारा अक्यूट है, यानी ये भी हमारा 90 से छोटा है, ठीक है। आगे सवाल में आगे है सच दैट cos A इक्वल टू cos B, जैसा कि क्या है कि cos A और cos B आपको दे दिया गया है सवाल में, ठीक है। कि cos A और cos B की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है, और पूछा गया क्या, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी कि आप हमें दिखाइए कि एंगल A और एंगल B जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो ये आप शो करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले करते हैं एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर का। तो लिख देंगे ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों, ताकि ये जो हमको बोला गया ये प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ये हमें आसानी से सिद्ध हो जाए, इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल नोट डाउन कर लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसकी वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी 90 डिग्री होती है ना। अब पूछा गया क्या है कि एंगल ए और एंगल बी जो है उसको क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, इसलिए एंगल ए को इस साइड रखिए और एंगल बी को इस साइड रखिए, है ना। और ये जो है हमारा 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, बचा सी, तो सी को यहाँ डाल दीजिए। आपको एक चीज़ और मैं समझाते चलूँ, है ना। हालांकि ये चीज़ें
ट्रायंगल में आपको समझाया जाएगा, लेकिन मैं सरसरी निगाहों पे थोड़ा सा उसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो हमारा ठीक है 90 डिग्री हो गया। अब बोलेंगे कि सर तो फिर अगर ये 90 डिग्री हमारा हो गया तो बताइए सर कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू भी क्या हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एक रूल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है 180 होती है। कितनी होती है 180 होती है। तो इसमें मान लीजिए क्या मतलब दे ही रखा है कि एक वैल्यू 90 है, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों दोनों क्या हो सकता है, या ये 45 हो सकता है या ये 45 हो सकता है, अगर दोनों साइड सेम हो तो। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर तीनों कोण को जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू 180 होनी चाहिए। तो एक तो आपके पास 90 है ही, तो ये या तो 30 हो सकता है, ये 60 हो जाए, या ये 60 या ये 30 या ये 45, ये भी 45 हो सकता है। तो ये मैं सुनाने की कोशिश कर रहा था। चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट। क्या दे रखा है सवाल में, आपको लिख देंगे गिवन दैट। क्या दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B, लिख देंगे cos A इक्वल टू cos B। ये सवाल में आपको दे रखा है, ठीक है। जैसा कि मैं फर्स्ट क्लास लिया था और फर्स्ट क्लास में मैंने ये समझाने की कोशिश किया था कि अगर एंगल ए होता है तो ठीक उसके जो सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। फिर अगर एंगल बी हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा अपोजिट साइड होता है ये भी हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इसमें भी हम इस चीज को फॉलो करेंगे कि cos A क्या दे रखा है सवाल में कि cos A का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता रखा था, नहीं है तो नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हैं, साइड में लिख लीजिए ताकि याद रहे। तो cos A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का इसमें यूज करेंगे। चलिए तो cos A एंगल क्या होगा A हो गया। अगर एंगल A हो गया तो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन इसके जो साइड वाला पार्ट है यानी कि एंगल ये है तो इसका जो ठीक बेस वाला पार्ट है यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस कहलाएगा। तो इसलिए अगर cos A है तो एंगल अगर A है तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा ये हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बेस है वो क्या है AC हो गया। और हाइपोटेनियस तो हमने पहले ही बता रखा कि हर कंडीशन में हमारा हाइपोटेनियस यही रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो हाइपोटेनियस क्या लिख देंगे AB लिख देंगे। चलिए हो गया। चलिए cos B में आइए। cos B में अगर हमारा एंगल ये है तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ, अगर हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया तो हमारा बेस कौन सा हो जाएगा BC हो जाएगा, लिख देंगे BC अपॉन में AC, सॉरी AB ये वाला, क्योंकि cos B के लिए भी तो फॉर्मूला तो सेम ही है ना। cos B का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है, और दोनों की वैल्यू भी सेम है, यानी कि AB इसमें भी है इसमें भी। मैथ का रूल है दोनों बराबर होता है तो हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे को कट कर सकते हैं। चलिए बच क्या गया हमारा AC अपॉन में BC। आप जानते हैं किसके बटा में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही, लेकिन 1 लिखें ना लिखें इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ देखिए कि एंगल सॉरी ये जो साइड है वो AC दे रखा है और साइड जो BC है वो भी दे रखा है। ये कह ये रहा है कि अगर AC साइड है ना और ये जो BC साइड है ना ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, क्या है एक दूसरे के बराबर है। और मैथ का एक रूल होता है क्या कि अगर दो साइड भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट में है और इक्वल में है, यानी कि दोनों साइड क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो उसका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर AC है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है बताइए आप ही, AC है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल B, तो लिख देंगे एंगल B। फिर देखिए BC, तो BC का जो अपोजिट एंगल कौन सा है A है, क्या हो जाएगा एंगल A, है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के एक बराबर है तो उसको थोड़ा तरीके से लिख दी, जैसा कि हमें बोला गया कि इस तरह से लिखने के लिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो इसको सरिया के लिख दीजिए, है ना। एंगल A को पहले लिखिए एंगल B को बाद में लिखिए तरीके से, ठीक है। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एक रीज़न दे देंगे, एक पॉइंट नोट लिख देंगे याद करके अच्छे से, ताकि हमें पता होना चाहिए कि आखिर सर एंगल ए जो एंगल बी के आपने बराबर किया वो कैसे किया। तो इसके लिए आप लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल नोट में एंगल अपोजिट टू
equal side are equal opposite to equal side are equal इक्वल इन ट्रायंगल। जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या बताया कि जो क्या होता है जब किसी ट्रायंगल का क्या होता है, दो साइड क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। इसी बात को मैंने लिख लिया है, नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया इसको समझाने की, लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।